वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। दिस इज़ ओपल अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की एक सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और पर्टिकुलरली यूजीसी नेट और एचएसएससी ग्रुप 6 के लिए। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस सीरीज़ के अंदर रहने वाला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और किस तरीके से एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे और गवर्नमेंट क्या-क्या रोल प्ले करती है बिजनेसेस के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किन-किन सेक्टर में प्रोहिबिटेड है, किन-किन सेक्टर में गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज़ करी है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीरीज़ एंड चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, या फिर आम भाषा में आप इसको बोल सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। जब आप किसी वस्तु के प्रोडक्शन में या किसी सर्विस को रेंडर करने में व्यस्त होते हो, या उसको बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है बिजनेस कर रहे हो। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं किसी तरीके से। वो हो सकता है उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो और हो सकता है उनका प्रभाव नेगेटिव भी हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सभी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है जो बिजनेस की वर्किंग को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर के बेसिस पे हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज होती है। इन फैक्टर के बेस पे हमारी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस भी डिपेंड करती होती है। अब इसके अंदर इकोनॉमिकल कंडीशंस भी आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आती हैं, सोशल वैल्यूज भी आती हैं, और टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आता है। जो नए नए लॉज गवर्नमेंट लेकर आ रही है, पार्लियामेंट्स में पारित कर रही है, उनके प्रभाव भी आते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन भी आती है कि देश के अंदर जो है इलेक्शन का टाइम है या नहीं है, और वर्तमान गवर्नमेंट की जो है आइडियोलॉजी क्या है, हमारे कस्टमर किस तरीके से हैं, हमारे कंपटीशन का लेवल क्या है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। आप कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स। ये वो सारी सराउंडिंग है, ये आसपास का वो वातावरण है जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है या फलता फूलता है। आपसे एग्जाम के अंदर कहीं पर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट डेफिनेशन है ये किस ऑथर की है। तो कुछ की डेफिनेशंस मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कर्ट डिवाइस की जो डेफिनेशन है, डेविस की डेफिनेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस है। एग्रीगेट यानी कि टोटल जितनी भी कंडीशंस है, टोटल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है हमारे पास आतुर कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें इनकम्प्रेस होती हैं जो क्लाइमेट, जो सेट ऑफ कंडीशन से मेरा मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, ये सब चीजें हैं जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट होता है, कंडक्ट होता है और उसको वो प्रभावित करती हैं। और इस तरीके से आपसे कई बार डेफिनेशन जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो ऊपर वर्ड्स लिखे गए हैं ये किस राइटर के द्वारा दिए गए हैं। तो विलियम भी कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ये एक्सटर्नल फोर्सेस से जोड़कर समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट करती हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की नेचर्स को समझ लेते हैं हम लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट की किस तरीके की नेचर्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ज्यादातर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करता है, विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। बिजनेस को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर बिजनेस उस हिसाब से चलेगा तो हो सकता है वो उन फोर्सेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे, और अदरवाइज वही अपॉर्चुनिटी हो सकता है उसके लिए थ्रेट भी बन जाए, यानी कि चुनौती भी बन जाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऑल आउटसाइड फोर्सेस, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, सोशल ट्रेंड्स हो गए। इसके अलावा बिजनेस जो फोर्सेस होती हैं वो स्पेसिफिक भी होती हैं और वो जनरल भी होती हैं। स्पेसिफिक फोर्स वो होती हैं जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, पर्टिकुलर बिजनेस को प्रभावित करती हैं, और जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सभी बिजनेस को एक साथ प्रभावित करती हैं। यानी स्पेसिफिक बिजनेस में के कस्टमर, स्पेसिफिक बिजनेस के सप्लायर, कंपटीटर अलग होंगे, और किसी और बिजनेस के जो है कस्टमर, सप्लायर अलग होंगे। तो ये किसी एक बिजनेस को प्रभावित कर रही है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोला जा रहा है।
और जो जनरल फोर्सेस होती है उसमें सभी फोर्सेस की बात करते हैं जो सभी बिजनेस को एक तरीके से प्रभावित करती हैं। उसमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति की भी बात हो रही है, राजनीतिक स्थिति की बात हो रही है और तकनीकी परिवर्तन की बात भी हो रही है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि ये बदलता रहता है, ये कभी भी स्पेसिफिक नहीं है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता। बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता रहता है और बिजनेस को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होना पड़ता है। जैसे कि पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, अब हर चीज़ जो है डिजिटल पेमेंट आप देख रहे हो। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और कोविड आप डिजिटल पेमेंट्स का जो ट्रेंड्स है वो आप बहुत ज़्यादा एनालाइज भी कर रहे होंगे कि हर छोटी मोटी शॉप्स के ऊपर क्यूआर कोड दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक ही चीज़ निश्चित है कि यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी पे वर्क करता है। फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। जैसे नोबडी नोज कि कोविड-19 होगा और वो बिजनेस के ऊपर इतना ह्यूज इम्पैक्ट डालेगा और इकोनॉमी क्रैश डाउन कर देगा। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन इसको अप्लाई करके अपने बिजनेस डिसीजन लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कि हमें नहीं पता कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी और उसके ऊपर परचेजिंग पावर के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, लोग किन चीज़ों की डिमांड करेंगे, किन चीज़ों की नहीं करेंगे। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को एज वी ऑल नो कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बांट के पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है या इनमें से कौन सा एक्सटर्नल नहीं है, इनमें से कौन सा मैक्रो नहीं है, इसमें कौन सा मैक्रो है और माइक्रो है, माइक्रो नहीं है, इंटरनल है, इंटरनल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इस स्लाइड से बनते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने बोला कि ये बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि बिजनेस के शेयर होल्डर्स हो गए, उनकी वैल्यूज होगी, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, मिशन, हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, हमारे जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है वो कितने पावरफुल है, कंपनी की इमेज, ब्रांड इक्विटी कैसी है, हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, R&D डिपार्टमेंट हमारा कितना अच्छा वर्क कर रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं और मार्केटिंग की कैपेबिलिटी किस तरीके की है। तो ये सारे वो फैक्टर्स है बिजनेस के जो बिजनेस के अंदर होते हैं और इसको हम अपने आप डिसीजन लेकर जो है इनके प्रभाव को पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम इनको टाइमली एक्शन लें। लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट वो है, अगेन इसको हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ही प्रभावित करेगा। जैसे कि जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज है उसके कस्टमर, उसके सप्लायर, उसके कंपटीशन जो है अलग होंगे और जो बर्तन के कस्टमर है, बर्तन के सप्लायर है, बर्तन के कंपटीटर्स है वो अलग होंगे। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो वो फैक्टर्स है जो सभी तरीके के बिजनेस को, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, चाहे वो बर्तन का बिजनेस हो, चाहे वो बुक्स का बिजनेस हो, हर तरीके के बिजनेस को एक तरीके से ही लगभग प्रभावित करता है। उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके के जो सिनोनिम्स नेम्स है आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि टास्क इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर नहीं है या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर नहीं है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया ये वो फैक्टर्स है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सटर्नल इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉइज आते हैं, हमारी मैनेजमेंट आती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कितना अच्छा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं है, मेंटल पीस है कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। तो दीज आर द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड विच इज मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स हो गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें हम पहले माइक्रो पढ़ लेते हैं। माइक्रो वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को
प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कस्टमर हो गए, क्वालिटी ऑफ कस्टमर हो गए, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर हो गया, सप्लायर्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं। अगर एक सप्लायर आपको टाइमली सप्लाई नहीं देगा तो क्या आपके पास अरेंजमेंट्स है दूसरा सप्लायर्स आपके पास जो आपकी डिमांड को कैटर कर पाए। इसके अलावा कंपटीशन कितना मार्केट में है, क्या कंपटीशन कट थ्रू आउट कंपटीशन है, तो उससे आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो है बढ़ जाएंगे, कस्टमर किसी और दुकान से भी सामान खरीद रहे हैं साइमल्टेनियसली जैसे वो आपसे खरीद रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल हो गया। मार्केट इंटरमीडिएट्स यानी कि होलसेलर, रिटेलर्स और एजेंट्स, वो भी हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, और हमारी कंपनी में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स भी कंपनी को प्रभावित करते हैं। अभी बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो इन्वायरमेंट भी बिजनेस को प्रभावित करता है, पर इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। जैसे कि अब हम पहले जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आर्थिक स्तर पर जो चेंजेस इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं उसका बिजनेस के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। यानी कि इन्फ्लेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे, ये एक लॉ ऑफ डिमांड का जो है एक आउटकम है। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट, लोन के इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो उनका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी की पूरी इकोनॉमी पे। अगर लोन चीपर हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा कैपिटल मार्केट से उठाते हैं और ज़्यादा नए नए बिजनेसेस खोलते हैं। लेकिन अगर लोन जो है वो महंगा हो जाता है तो लोग ज़्यादा लोन नहीं ले पाते और उसके कारण जो है वो नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। और हमारे देश की जीडीपी किस तरीके की है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी में या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी में। लेकिन जब हम उस जीडीपी की वैल्यू को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर हम लोगों ने टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा उसको हम जीडीपी कहते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर पर कैपिटा इनकम किस तरीके की है। और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। इनके ऊपर हम एक सेपरेट जो है लेक्चर भी लेंगे, उसमें मैं आपको इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे आरबीआई है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। यानी कि हमारे देश के अंदर जो फ्लो ऑफ मनी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको एक सेपरेट क्लास की जरूरत है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं, ये गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट प्लान करती है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान करती है थ्रू बजट्स। जैसे हम हर साल बजट बनाते हैं, हम मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाती है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बजट्स बनाती है। तो फिजिकल पॉलिसी इस तरीके से गवर्नमेंट की जो इनकम एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है उसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उनका किस तरीके का एक जो है सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। अब पॉलिटिकल पार्टी से ये भी मतलब हुआ कि उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या किसी देश के अंदर बार बार री इलेक्शन तो नहीं हो रहे, मतलब जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट की किसी चीज़ को लेके आइडियोलॉजी कैसी है और हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दें कि गवर्नमेंट ने जो है नया टैक्सेशन सिस्टम 17 के अंदर जो है लेकर आई जीएसटी, तो उसका पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी आफ्टर गवर्नमेंट चेंज, तो गवर्नमेंट के चेंजेस से, गवर्नमेंट के एक्शन लेने से जो है पॉलिसी चेंज होगी। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। लीगल एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने लिखे हैं। आपको ये एक्ट्स पता होने चाहिए और इन एक्ट्स जो है किस चीज़ से रिलेट करते हैं ये पता होना चाहिए और ये भी हमें पता होना चाहिए कि कब कब जो है
एग्जिस्टेंस में आए। जैसे कि कंपनी एक्ट जो है कंपनी के मैनेजमेंट की बात करता है कि कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, 2013 में आया। इससे पहले 1956 का भी कंपनी एक्ट था। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में, जो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर ऑब्लिगेशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है, ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन, और अगर कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो किस तरीके से जो है उसकी ग्रेवियंसेस को रिड्रेस किया जाएगा, वो सब चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम पढ़ते हैं। इससे पहले भी एक्ट था 1986 का। फिर कंपटीशन एक्ट आया। कंपटीशन एक्ट आया 2002 में, जो ये कहता है कि मार्केट के अंदर कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर मोनोपोली होगी तो जो सेलर है वो मुंह मांगा दाम जो है कस्टमर से मांगेगा, और एक तरीके का शोषण देश के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो कंपटीशन एक्ट 2002 आया। इससे पहले 1969 के अंदर MRTP एक्ट था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उसकी खामियों को दूर करने के लिए नए एक्ट बनाए गए। ऐसे ही फेमा बनाया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट करता है, फॉरेक्स मार्केट की मैनेजमेंट करता है। इससे पहले हमारे पास फेरा एक्ट था, जो 1973 का था। 1973 का फेरा एक्ट हुआ करता था। इसके अलावा GST 2017 में आया। इनडायरेक्ट टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। वैसे ये बॉडी 1988 में बनी थी, एक गवर्निंग बॉडी बनी थी, एक ओपन बॉडी थी, ऑटोनोमस, जो मार्केट को रेगुलेट करती थी। फिर इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया। तो ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, उसको सुपरवाइज करती है, उसमें बेटरमेंट करती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसको स्टडी किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 में आया, जो स्मॉल उद्योग जो है, जो बहुत छोटे व्यापार हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनके रूल रेगुलेशन जो है इस एक्ट में दिए गए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया है। NPA को कंट्रोल करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए। जो इंसॉल्वेंसी हो रही है कि आपने लोन ले लिया और आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उस इंसॉल्वेंसी को किस तरीके से ठीक किया जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया, जो बेसिकली ये कहता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। जो भी उसने काम किया है, आम जनता को पूछ सकती है कि भाई काम कितने रुपए में हुआ, किससे करवाया, जो भी मतलब एक जनरल नॉलेज है अबाउट द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एक विश्वास पैदा होता है गवर्नमेंट के प्रति, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को भी दिखाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो हमारे बेसिकली जो पब्लिक है उसके टैक्स से ही तो कर रही है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है उसमें एक मेजर चंक जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जनता दे रही है, तो जनता को हक है कि उनके पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो RTA एक्ट के माध्यम से वो सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब आगे बात करते हैं हम सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि एक बिजनेस जो है समाज के अंदर ही पैदा होता है और समाज के अंदर ही वो प्रोडक्शन करता है। इनपुट्स भी समाज से ही लेता है और आउटपुट भी समाज को ही देता है। तो समाज का प्रभाव बिजनेस पे पड़ना एक स्वाभाविक सी बात है कि वो पड़ेगा ही। तो समाज को से मेरा मतलब हो गया कि समाज में किस तरीके के कस्टम्स है, हमारे समाज में किस तरीके के रीति रिवाज है, किस तरीके का ट्रेडिशंस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन पे सेल लगती है, तो हमें पता है कि फेस्टिवल पे लोग जो है ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, और उसका उल्टा ही हिंदुओं में जो है श्राद्ध बनाए जाते हैं। श्राद्ध में नई चीज़ खरीदना जो है कस्टमर पसंद नहीं करते बेसिकली मार्केट में। तो इस तरीके से लोगों के जो कस्टम्स है, लोगों के जो रीति रिवाज है, वो किस तरीके से जो है बिजनेस को प्रभावित करते हैं। उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और पॉपुलेशन ट्रेंड कैसे है, क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, और हमारे देश के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, यानी वो जनसंख्या जो काम करने योग्य है। 16 साल से लेकर लगभग 50 साल के बीच की जो जनसंख्या होती है उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वो देश के अंदर जितनी ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि वो देश में उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की संभावना रहती है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो अब ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। आपने देखा होगा ग्रीन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, और जिस चीज़ के ऊपर ऑर्गेनिक लिखा होता है, जो हमें ग्रीन कलर का साउंड करता है, ये दिखता है, तो फैसिनेट होता है कस्टमर उस चीज़ को खरीदने के लिए कि वो डैमेज नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को और अपनी हेल्थ को।
इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आ रहे हैं, R&D के ऊपर वर्क हो रहा है और ऑटोमेशन आ रहा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इन सब का जो है बिज़नेस के ऊपर प्रभाव पड़ा। हमने पिछले ही हाल-फिलहाल महीनों में देखा था कि किस तरीके से जो है यूएस के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लोगों की जॉब्स को खत्म करता चला जा रहा है। जो काम पहले प्रूफ रीडर हुआ करता था, अब वो चैट जीपीटी एआई काम कर देता है, ठीक है। पहले जो एडिटिंग का जो काम होता था वो मैनुअल किया जाता था, उसमें आवर्स लगते थे। अब वो सारा का सारा काम जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करवा सकते हो। बहुत छोटे-छोटे बेसिक टास्क थे जिसके लिए लोगों की, ह्यूमन की हमें ज़रूरत पड़ती थी, ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब वो सारा का सारा जो मैन फोर्स का काम है वो कहीं न कहीं मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है। हम रील्स में भी देखते हैं किस तरीके से जो है चाइना के अंदर होटल्स में सर्विसेज़ भी जो है रोबोट के द्वारा की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली कॉस्ट रिड्यूस करती है, टाइम रिड्यूस करती है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर देती है, तो ये बिज़नेस को प्रभावित करती है। इसके अलावा हमारा बिज़नेस जो है, कोई भी कंट्री जो है आइसोलेशन में वर्क नहीं करती, कोई बिज़नेस भी आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, तो उसका इंटरनेशनल प्रभाव भी पड़ता है। जिस तरीके से 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में क्या हुआ, उस पॉलिसी में लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया और ये ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है हमारी कंट्री में बहुत सारी एमएनसी कंपनी खुली और हमारी कंट्री ने भी बहुत सारे देशों में एमएनसीज कंपनी को ओपन किया। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बने, जिसमें से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है वो इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालती है। फॉरेन ट्रेड कितना हो रहा है हमारे देश के अंदर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स है, वो कम हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे, तो रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो ग्लोबल कंपटीशन एक फैक्टर हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जो सामान बना रहे हो वो इंटरनेशनल लेवल पे कितनी कंपनियां बना रही है, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड किस तरीके का है, उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी किस तरीके से है। तो ग्लोबल कंपटीशन हो गया, एफडीआई का फ्लो हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कितने विदेशी लोग जो है इंडिया के अंदर नए नए बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जिस तरीके से लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के फैक्टर्स बोलते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के जितने भी हमने पढ़ा, अगर मैं उसको समराइज करूं, आपसे इस तरीके से एक एमसीक्यू आ जाए कि यहाँ पे आपको फैक्टर्स लिखे हो और यहाँ पे उनके मीनिंग लिखे हो, तो आपको मिलाना आना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक बेसिकली ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट है। यहाँ पे सोशल के अंदर कल्चर की बात होगी, सोशल वैल्यूज़ की बात होगी, ठीक है जी। इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। लीगल के अंदर हमारे देश के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, बायलॉज बन रहे हैं, एक्ट बन रहे हैं, उनका प्रभाव आ जाएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज आएंगे और इनोवेशन आएगा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी लिख के दे सकता है वो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। तो ये सब डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी की आइडियोलॉजी को, समाज के सिस्टम को, और देश की इकोनॉमिकल पॉलिसीज को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, ग्लोबल लेवल पे चेंज को। तो इनमें से किसी भी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। आप कर सकते हो अपने बिजनेस को बदलते वातावरण के साथ बदलना। अगर आप ट्रेंड के साथ बदलते चले जाओगे तो आपका बिजनेस भी उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा और बेटरमेंट की तरफ जाएगा। अगर आप बिजनेस के विपरीत चलोगे, मार्केट के विपरीत चलोगे, तो आपका बिजनेस सिंक हो जाएगा। तो ये डायमेंशंस है जो हमें पता होने चाहिए। आप एक बार ये डिफरेंस भी देख लीजिए कि क्या इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है। पहली बात, इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है कंट्रोलेबल होता है और एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल होता है।
इंटरनल एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। ये इसके कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। इसके अलावा जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ये वो फैक्टर्स होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल वो है वो फोर्सेस है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है, यानी बिजनेस के बाहर की शक्तियां हैं जो बिजनेस को प्रभावित कर रही हैं। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो तो एक कमरे का एनवायरनमेंट है जो आपको प्रभावित कर रहा है, और एक बाहर का टेम्परेचर है जो आपको प्रभावित कर रहा है, यानी कि आपके कमरे के बाहर का। अगर ओवरऑल बाहर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो आपके कमरे में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो उतना प्रोडक्टिव वर्क नहीं करेगा, तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। इन द सेम वे अगर बाहर मौसम बहुत ज़्यादा चिल है, ठंडा है, तो आपका जो एक फैन भी लगा हुआ है वो भी आपको अंदर ठंडक देगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों वर्क करते हैं और बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।